Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इफ्रा शम्स अंसारी और इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 24 हासिल की है। टू टेल यू अ बिट अबाउट माय बैकग्राउंड, मैं भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी शुरुआती स्कूलिंग टाइनी टॉट्स प्रेपरेटरी स्कूल भदोई से की बिफोर आई मूव टू लमाटने गर्ल्स कॉलेज लखनऊ। फॉर माई हायर स्टडीज़ आई केम टू दिल्ली। यहाँ पे मैंने बैचलर्स लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन से किया और मास्टर्स अपना सोशियोलॉजी में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरा किया। देन आई ऑल्सो जॉइन जामिया मिलिया इस्लामिया टू परस्यू PhD। हाउएवर आई लेफ्ट इट टू फोकस ऑन सिविल सर्विसेज। और अपनी यूपीएससी की जर्नी में रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी जामिया मिलिया इस्लामिया इट हैज़ बीन वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स। द पीयर गाइडेंस जो आपको यहाँ मिलता है या जो माहौल आपको यहाँ मिलता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिनको घर पे ये माहौल नहीं मिल पाता, आई थिंक इट्स अनपैरेलल्ड एंड it has not only helped me in the various stages of the exam but also in the life that is yet to come. And I'm very grateful for all the learnings and the friendships that I have gained from RCA. So I'm here to share a bit about that with you, and in this video we'll talk about the prelims, mains and interview strategy. Now to give you some context about my journey, मैंने UPSC अपने थर्ड अटैम्प्ट में निकाला है। In my first attempt I could not clear prelims. In my second attempt I reached the interview stage but मेरा नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया था। And in this third attempt I was able to fortunately secure this rank. Now starting with prelims. After 2023 when I did not clear prelims, I realized some of my mistakes. पहला तो ये कि मैंने current affairs पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था as compared to my static. एंड सेकेंड वॉज मैंने PYQs उतने अच्छे से नहीं यूटिलाइज़ किए थे। दैट इज़ नॉट टू से कि मैंने PYQs सॉल्व नहीं किए थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू डाइसेक्ट देम इनफ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ UPSC एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ द एग्जामिनर। तो इसलिए जब मैं 2024 में जामिया RCA आई वॉज एबल टू स्टार्ट अफ्रेश। पहली चीज़ तो ये कि द ओनली वेरिएबल दैट यू कैन कंट्रोल गिवन दैट द प्रीलिम्स पेपर इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अनप्रिडिक्टेबल वॉज योर स्टैटिक। तो मैंने वही स्टैंडर्ड सोर्सेज किए जो सारे टॉपर्स कर रहे हैं। टू लिस्ट माई बुक लिस्ट, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत किया। फॉर इकोनॉमी आई रिलाइड ऑन एक शून्य IS की एक छोटी सी कंपाइलेशन आती है टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फॉर जोग्राफी आई डिड 11th and 12th NCERT एंड जो NCERT में जो प्लेसेस हैं उनकी मैपिंग कर ली अलग से अलॉन्ग विथ सुदर्शन गुर्जर सर्स YouTube क्लासेस फॉर मैपिंग। देन फॉर साइंस एंड टेक अगेन आई रिलाइड ऑन बेसिक क्लास नोट्स और फिर बाकी करंट अफेयर्स से किया। देन फॉर एनवायरनमेंट आई लुक्ड एट PMFIS। मैंने 2024 के अटैम्प्ट में उसको अच्छे से किया था बट इट वॉज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड बल्की। सो इन माई 2025 अटैम्प्ट आई ओनली डिड सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि कन्वेंशंस आते हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं, तो उनको अच्छे से कर लिया वहाँ से। देन फॉर हिस्ट्री again ancient and medieval I mostly relied on basic class notes. For modern it was spectrum and then supplemented all of this with NCERT की जो themes आती है। I think it's very important because questions are being lifted directly from there. Then I think art and culture. For art and culture I relied on that one part an introduction to Indian history NCERT book. तो ये मेरी standard book list थी। And after I did my standard sources thoroughly, then I moved on to current affairs. Current affairs के लिए मैंने सबसे छोटे compilations उठाए जैसे कि final lap और master key to UPSC के, and I did not do monthly compilations, मैंने सिर्फ yearly compilations किया। And I also supplemented it with for some papers जैसे कि इकोनॉमी में आपको बजट और सर्वे पढ़ना है, आपको IR इज़ बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट, तो उसके लिए मैंने टारगेट UPSC के वीडियोस देख लिए। देन एनवायरनमेंट में एनिमल बिहेवियर के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो YouTube यूज़ कर लिया टू सप्लीमेंट माई अंडरस्टैंडिंग। अब आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू हाउ डू वी चेक आर प्रेपरेशन। तो उसके लिए PYQs और मॉक्स पे रिलाई किया। नाउ PYQs आर नॉन नेगोशिएबल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे डायरेक्ट योर जर्नी इन दिस इन UPSC। और ये मुझे RCA आके पता चला बिकॉज आई रिमेंबर आतिफ भाई यूज्ड टू सिट विद अस एंड ही यूज्ड टू हैव 5 to 10 sessions a day where he would dissect these PYQs and tell us how we can use this PYQ understanding in the actual exam. उसके बहुत तरीके हैं, जैसे कि एक तो आपको रेकरिंग थीम्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बुद्धिज़्म आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, पोर्टुगीज़ आ रहे हैं बार बार, सो दीज आर थीम्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई इफ़ यू गॉन थ्रू द PYQs.
सेकेंड, देर आर सम क्वेश्चंस विच गेट रिपीटेड वर्बैटिम, जैसे कि अराघाटा वाला क्वेश्चन आया था विच वॉज अ PYQ फ्रॉम 2016. सो यहाँ पे आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड ऑल्सो कीप्स यू काम इन द पेपर. तीसरा, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके ऑप्शंस अगर आप देख पाते हैं और आपको समझ आ जाते हैं, यू कैन ईजिली रीच टू द राइट आंसर. जैसे कि there was a 2024 PYQ जिसमें था कि which of the following are native trees and papaya was one of the options. And I remember 2025 में again there was a question कि इसमें से कौन से फ्रूट्स पोर्टुगीज़ लेकर आए हैं. तो किसी ने अगर बेसिक रिसर्च किया होगा पहले के ऑप्शन का तो दे वुड हैव नोन कि पपाया पोर्टुगीज़ लेकर आए एंड इट वुड बीन ईजी टू रीच दैट आंसर इन दिस 2025 पेपर. देन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको लॉजिकल गेस वर्क में भी बहुत हेल्प करता है. जैसे आपको अगर UPSC की लैंग्वेज समझ आ गई एंड दैट UPSC लैंग्वेज इज़ मोस्टली कंसिस्टेंट, देयर आर सम एक्सट्रीम क्वालिफायर्स जैसे कि ओनली, ऑल, तो आप इजीली नेगेट कर सकते हो. या तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं विच आर नॉट इन सिंक विद दी कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी, तो यू कैन एलिमिनेट दैट. देन एट द सेम टाइम अगर UPSC बहुत लंबे क्वेश्चंस दे रहा है, अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस दे रहा है, उसका आंसर कहीं ना कहीं उसी में है. एंड दिस फॉलोज द लॉजिक दैट UPSC में प्रीलिम्स के स्टेज पे आपका आंसर आपके सामने, यू जस्ट हैव टू फिगर अ वे टू रीच दैट. सो द UPSC लैंग्वेज एंड PYQ हेल्प्स यू टू डू दैट. जैसे अगेन 2023 में देयर वाज अ लॉन्ग क्वेश्चन अबाउट वैगल डांस जिसमें आंसर हनी बी था, बट उसमें जो कीवर्ड्स थे किन, फूड, सो अगर किसी ने इन वर्ड्स पे फोकस किया होता इट्स ईजियर टू अराइव दैट हनी बी वुड हैव बीन द आंसर. आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन अटेम्प्टिंग द पेपर. आपको पता चलता है कि कितने इटरेशंस में आपको पेपर सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल आई पर्सनली वुड डू इट इन 3 राउंड्स. फर्स्ट राउंड में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते थे, अबाउट 30-35 क्वेश्चंस यहाँ हो जाते थे. आफ्टर दैट आई वुड मूव टू द क्वेश्चंस जो लॉजिकल गेस वर्क से हो जाता है, जिसमें 50-50 एलिमिनेशन यूज़ होता है. आफ्टर दैट इफ़ आई हैड टाइम देन आई वुड डू क्वेश्चन जिसमें मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है टू इंक्रीज माई नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स. आफ्टर दिस नाउ वी कैन डिस्कस हाउ यू यूज़ मॉक्स. पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं यूज़ किया, बट आई थिंक दे आर रेलिवेंट टू द एक्सटेंड दैट आप उसमें जो आपके टेक्निकल गैप्स हैं उसको फिल करिए, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो करिए, स्टैटिक की नॉलेज को कैसे अपडेट करना है, जो करंट अफेयर्स में आ रहा है उसको अपडेट करने के लिए आप मॉक्स यूज़ कर सकते हैं. डोंट ऑब्सेस ओवर मॉक स्कोर्स आई वुड से, बट बिकॉज इट्स जस्ट अ जरिया, वो एक आपको प्रिपेयर कर रहा है एक्चुअल एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करने के लिए. तो आप उससे बस सीखिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव रैदर देन ऑब्सेसिंग ओवर इट. एंड अपार्ट फ्रॉम मॉक्स आई थिंक आई ऑल्सो रिलाइड ऑन पेपर्स लाइक ऑफ CDS, CAPF, जियो साइंटिस्ट, जो UPSC की लैंग्वेज पर बेस्ड है, तो यू आर इन सिंक विद दैट लैंग्वेज एंड एट द सेम टाइम वो क्वेश्चंस आपने कभी देखे नहीं हैं तो आपको एक रियलिटी चेक मिल जाता है बिफोर द एग्जाम. सो समवेयर इट हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर द एक्चुअल एग्जाम. ऑल्सो जस्ट टू स्पीक अबाउट PYQs, मैंने एक चीज़ और की थी कि जो लास्ट 5 साल के PYQs हैं उसको ही मैंने नोट मेकिंग में बदल दिया था, सो दैट I know the mindset of the examiner and also my content on high yielding topics is prepared from there. तो वो अच्छे से किया था and that personally helped me a lot. Now to briefly talk about how I attempted my prelims paper. Initially एग्ज़ाम में सोचकर मैं जाती थी कि मैं 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी, बट बिकॉज पॉजिटिव ऑफ टाइम होता था एंड सेकंड कि मुझे पैनिक में मैं गलत क्वेश्चंस मार्क कर दूँगी इसका डर होता था, बिकॉज 2023 के अटैम्प्ट में मैंने ये किया था, विच इज़ वाई आई यूज्ड टू अटैम्प्ट लेस क्वेश्चंस. जैसे 2024 के अटैम्प्ट में मैंने कुछ 85 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे एंड इन माई 2025 अटैम्प्ट आई ओनली अटैम्प्टेड 75 क्वेश्चंस एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज क्लियर्ड प्रीलिम्स with a margin of 2 to 4 marks only. So to speak on these 2 takeaways, पहला तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप अपने लिए भी एक टाइम प्लान बना सकते हैं. जैसे मैं करती थी कि 45 मिनट्स में मैं एक फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर 5 से 7 मिनट टू फिल दी OMR शीट एंड देन आई वुड फिल द OMR शीट अलॉन्ग साइड आंसरिंग द क्वेश्चंस. सो इससे आई वुड बी कॉशियस कि मैं लास्ट तक ना छोड़ूँ OMR शीट और वो छूट ही जाए, जो बाकी लोगों के साथ होता है. सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. एंड सेकेंड इज़ कि अगर आपने अपना स्टैंडर्ड सोर्सेज और स्टैटिक अच्छे से कर लिया है तो दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ काम. अगर आपने 30-35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन अपने फर्स्ट राउंड में कर लिया है तो समवेयर यू फील ग्राउंडेड इन द एग्जाम एंड यू नो कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है और आपको कितना पुश करना चाहिए टू क्रॉस दिस पेपर सेफली. One more thing I think in this regard you can do is that आप simulators लगा सकते हो. From 9:30 to 11:30 you can sit 15 days before the exam and write the PYQs, क्योंकि इससे आपका जो cognitive peak hour होगा वो actual exam hours के साथ sync हो जाएगा. So that will help you in the exam also. Now to speak about the fear, I think
changing your mindset in this exam is extremely important, especially at the prelim stage, क्योंकि fear is something that we all carry और prelims तो इतना unpredictable होता है तो वो जहन में हमेशा रहता है। तो इसके लिए I always reminded myself of some things that my friends told me. Like a friend told me that if you always carry this thought कि ये पेपर नहीं ही निकलेगा, it's impossible to cross it, तो your mind will always be focused on these things. So at least you have to believe that you stand a chance and you have to fight till the last minute in the paper. Don't think about निकलेगा नहीं निकलेगा, you at least fight. Only if you fight will you actually stand a chance to clear the paper. And I think that really helped me to keep myself calm and grounded in the paper. Even when I was running out of time, I didn't panic because कहीं ना कहीं वो ईमान था कि आपको पेपर में अपना बेस्ट देना है. So that helps. Now to address CSAT, and I think increasingly it's becoming a gatekeeper, तो उसको ignore करना and leaving it to chance is not something that is very wise to do. तो मैंने thematically PYQ solve कर लिए थे and जो questions नहीं आता था I would reach out to my friends to help me with that. और I would look at YouTube videos जिसमें logic पे ज़्यादा focus था than formula, so that exam में कोई भी question उस topic से आए I am able to solve that. Then apart from that, जब पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे होते हो तो आई वुड डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले, उसके बाद जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते थे ऑफ न्यूमरेसी या लॉजिकल रीजनिंग मैं उस पर ध्यान देती थी. ऑल्सो इन द एग्जाम आई वुड ट्राई टू ओनली अटेम्प्ट क्वेश्चंस आई वाज वेरी शॉर्ट ऑफ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है एंड कहीं ना कहीं प्लेइंग सेफ हेल्प्स एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज एबल टू ऑल्सो क्लियर CSAT in all my 3 attempts. Now to speak about the gap between the GS paper and the CSAT paper, कोशिश करिए कि आप GS पेपर के बारे में ना सोचें, क्योंकि you can be bothered कि उसमें कितना आएगा, उसमें कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया, and that can actually affect your performance in the CSAT paper. And in that small window I would also just go through my notes जिसमें मैंने कुछ ways लिख लिए थे of how to approach a question say on calendar, on clock. तो this would also help me to get in the mindset of the CSAT paper. So all in all, I think my prelim strategy was driven by where my static was my anchor, my PYQ were my compass, and my logic was the sail, and that is what helped me clear prelims in my 2024 and 2025 attempt. Now moving on to my mains preparation, starting with my GS papers. मैंने कुछ नया डिवाइस नहीं किया. I did very basic things, nothing extraordinary, and that is also because in my 2024 attempt I was able to secure a baseline of 397 marks in my GS papers, and I realized that if I wanted to improve my score to say 450, I would have to put a lot more effort, and वही effort given the limited time I could put in essay and optional जहाँ पे मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए थे, and that is why I was only able to increase my GS score in this attempt to about 411. So now to speak of my strategy, I'll discuss it in 3 verticals: 1 content, then answer writing, and then evaluation. For content, I just did one base material I picked from the market, उसके ऊपर एक value added material use किया, and then I supplemented it with my newspaper compilations. In fact, my newspaper notes are something I think which I think is one of the most precious notes that I have, and that's because मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस alternate करके पढ़ा, और उसमें से जो भी सिलेबस के कीवर्ड्स के हिसाब से कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल या डेटा निकला उसको मैंने लिस्ट डाउन कर लिया, एंड आई वॉज एबल टू यूज़ दिस अक्रॉस पेपर्स, चाहे वो GS हो, चाहे वो essay हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, इवन इन माई इंटरव्यू टू सम एक्सटेंट. सो दैट वॉज दैट. नाउ टू डिस्कस माई बुक लिस्ट फॉर GS1. अब हिस्ट्री में मैंने PYQ बेस्ड नोट्स बना लिए और ज़्यादातर प्रीलिम्स की नॉलेज पे ही रिलाई किया. ऑल्सो शिवन सर के राइट स्मार्ट का जो मटेरियल था उन्होंने थीमेटिकली कुछ मटेरियल दे दिया था, सो इट वाज एन ईजी पिक विच आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन माई नोट्स. और थोड़ा से स्पेसिफिक चीज़ें कर ली, जैसे कि एंशिएंट और मिडीवल के लिए कुछ कीवर्ड्स कलेक्ट कर लिए, जैसे अगामा शास्त्र फॉर राइटिंग अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर. फिर मैंने एक मैप तैयार कर लिया सूफी सेंट्स और भक्ति सेंट्स का विद देयर वर्क्स. देन फॉर मॉडर्न मैंने कुछ कोटेशंस कलेक्ट कर लिए फ्रॉम मॉडर्न स्पेक्ट्रम इटसेल्फ, और कुछ कंक्लूजन्स और इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड्स विच आई कुड रेप्लिकेट इन द एग्जाम. देन फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस वही 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, तो उस पर थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स एग्जाम्पल के साथ प्रिपेयर कर लिया. देन फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री MGP फोरम का एक 30 पेज का बुकलेट है, उसको मैंने यूज़ किया, एंड आई सप्लीमेंटेड दैट इन्फॉर्मेशन विद जो मॉक्स में आ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा करंट बेस्ड आ जाता है. Then moving to geography, again I did PYQ based थोड़े नोट्स बना लिए डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स के साथ, और जो प्रीलिम्स की नॉलेज है उसको यूज़ किया. एंड राइट स्मार्ट शिवन सर का, उसमें भी थीम्स जैसे मैंने मेंशन किया, उससे कुछ मटेरियल वहाँ से पिक कर लिया टू एनरिच माई नोट्स. देन फॉर इंडियन सोसाइटी
अगेन आई यूज श्रुति शर्मा मैम्स नोट्स एज माई बेस नोट्स, और उस पर मैंने न्यूज़पेपर कंपाइलेशंस अपने यूज़ किए. सिंस आई ऑल्सो हैड सोशियोलॉजी एज माई ऑप्शनल, तो इस पेपर के लिए मैंने थिंकर्स नहीं ड्रॉप किए, रैदर आई वुड यूज़ सोशियोलॉजिकल कीवर्ड जैसे कि कॉग इन द मशीन हो गया, फिलियोसेंट्रिक हो गया, फंक्शनल फैमिलीज हो गया, ब्रेन फॉग हो गया, अटैचमेंट एंजाइटी. सो दीज वर्ड समवेयर हेल्प मी एनरिच माई आंसर. सो नाउ टू स्पीक अबाउट GS2. इसमें पॉलिटी के लिए मैंने ओनली IAS प्रहार से एक बेस नोट्स तैयार कर लिए थे अपने एक फ्रेंड के साथ. उसके बाद आतिश माथुर सर के जो नोट्स थे, क्योंकि उन्होंने सिलेबस वाइज नोट्स को इंटीग्रेट कर रखा था करंट अफेयर्स से, तो डायरेक्टली आई कुड यूज़ इट इन माई पेपर. जैसे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में अबाउट द बार्गेनिंग पावर्स बिटवीन दैट ऑफ प्रेसिडेंट इन US एंड इंडिया. उसमें मैं डायरेक्टली केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स वहाँ से यूज़ कर पाई थी पेपर में. इसके अलावा जो लोग जजमेंट्स केसेस कमिटीज़ के अलग से कंपाइलेशन बनाते हैं, आई डिड नॉट डू दैट. आई मेड इट इन माई नोट्स इटसेल्फ सो दैट आई न्यू व्हाट टू यूज़ वेयर, एंड वो विजुअल रिकॉल में भी मुझे हेल्प करता था. नाउ फॉर IR व्हाट आई डिड वाज दैट जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया के रिलेशन है, जैसे कि US हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इनके साथ कुछ कुछ मैंने नोट्स बना लिए थे. एंड आई एक्सप्लोर्ड डायमेंशंस लाइक स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, P2P एक्सेट्रा. And then I used Dipin sir's class notes to supplement it with. Then for governance, again only IAS प्रहार से मैंने कुछ बेस मटेरियल कलेक्ट कर लिया था, और उसके साथ कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कुछ कमिटीज़, कुछ एग्जाम्पल्स अलग से लिख लिए थे, विच आई कुड अगेन reproduce in the exam. Then for social justice, I mostly relied on my newspaper compilations, and that was enough for me. Now to speak about GS3, इसमें पहला तो इकोनॉमी के लिए मैंने जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है वो काफ़ी रिपीट होता है, तो उसके लिए वैल्यू एडेड मटेरियल पहले से ही तैयार कर लिया, जैसे फॉर MSP और फॉर E-Tech और फॉर यू हैव FPIs. तो इस पे पहले से प्रिपेयर कर लिया क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं. बाकी PYQ देख के आई रियलाइज़ की जैसे MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ, इस पर भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया. बाकी आई रिलाइड ऑन आंसर राइटिंग. देन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए मैंने PYQ बेस्ड ही नोट्स बनाए. बाकी जो मॉक टेस्ट के आंसर्स थे उसको यूज़ किया, उसी में हाईलाइट कर लिया कि अगर वो टॉपिक मेरे PYQ में नहीं कवर्ड है एंड इट्स रेलिवेंट फॉर दैट ईयर, तो वो वहाँ से पढ़ लेंगे. Then for disaster management, I made integrated notes with paper 1 geography only, and बाकी मैंने compilation देख ली एग्ज़ाम से पहले, और उसमें अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर था जो मैंने नहीं कवर किया था, उसको वहाँ से उसकी नोट मेकिंग थोड़ी सी कर ली. Then moving on to environment, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, माइनिंग हो गया, EIA हो गया, तो इस पर छोटे नोट्स प्रिपेयर कर लिए. बाकी रिलाइड ऑन आंसर राइटिंग. दैन फॉर साइंस एंड टेक, अगेन जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं जैसे नैनोटेक हो गया या इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, IPR हो गया, इस पे छोटे नोट्स प्रिपेयर कर लिए. और इसके अलावा आई लुक्ड एट शिवन सर्स करंट अफेयर्स फॉर साइंस एंड टेक. इट वॉज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड बल्कि, सो आई डिड अ वेरी सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ इट सो दैट कुछ छूटे ना, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड. नाउ फॉर GS3 लार्जली मैंने कंटेंट पे कम काम किया और आंसर राइटिंग पे ज़्यादा काम किया, एंड दैट इज़ बिकॉज टॉपर्स लाइक एल्फ्रेड और आतिफ भाई, देव ऑल्सो बिन टॉकिंग अबाउट हाउ GS3 में ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखिए, वैल्यू एडेड मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट विल हेल्प यू डिफरेंशिएट योर कॉपी फ्रॉम एनी अदर कैंडिडेट. सो आई ट्राई टू डू दैट, हाउएवर आई डिड नॉट डू इट वेरी परफेक्टली. नाउ टू स्पीक अबाउट GS4, इसके लिए मैंने 2024 में श्रुति शर्मा मैम के नोट्स ही बेस नोट्स के जैसा यूज़ किया और उसको सप्लीमेंट किया था मुदित जैन सर के नोट्स के साथ. बट 2025 में मुझे लगा कि ये नोट्स अभी भी बहुत स्कैटर्ड हैं, सो आई ट्राई टू प्रिपेयर दीज नोट्स इन अ फ्रेमवर्क. तो आई मेड 4 कॉलम्स. वन वॉज वेर आई वुड मैंशन द एथिक्स कीवर्ड्स जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं. देन आई वुड राइट द डेफिनेशन एंड द आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड टू दैट, एंड देन द थर्ड कॉलम आई वुड राइट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इट, एंड इन द फोर्थ कॉलम आई वुड लीव अ नोट्स कॉलम जिसमें कुछ और लिख सकते थे. जैसे कि फॉर परसुएशन आई रिमेंबर राइटिंग कैची फ्रेजेस जैसे कि ओवरटर्न विंडो ऑफ पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज़. ये आप यूज़ कर सकते थे परसुएशन में टू टॉक अबाउट हाउ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही यूज दिस फ्रेमवर्क टू एक्चुअली एक्सटेंड द लॉकडाउन्स विच एक्टेड एज सर्किट ब्रेकर्स ड्यूरिंग कोविड. तो ये ऐसी चीज़ें. इसके बाद आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वेरियस ऑफिसर्स जो, और उनको थीमेटिकली प्रिपेयर किया, तो इससे रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ जाती है एग्ज़ाम में. देन आई ऑल्सो फॉर द थ्योरी सेक्शन आई लुक्ड एट श्रेया श्री मैम्स नोट्स. उनके नोट्स में बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन मटेरियल था जो मैं अपने पेपर में यूज़ कर पाती थी. देन टू टॉक अबाउट द कोर्ट सेक्शन, उसमें भी कुछ थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे कि फियर आ रहा है, हेट्रेड आ रहा है, काइंडनेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है. तो इसमें 2-3 थॉट्स या पर्सपेक्टिव्स कलेक्ट कर लिया.
एंड आई वुड राइट माई कोट्स इन एन essay फॉर्मेट, तो उन पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पे आई वुड बी एबल टू राइट माई पेपर. देन फॉर द केस स्टडी सेक्शन, उसमें भी थीम्स होते हैं, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट या एनवायरनमेंट एक थीम है, तो उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स कलेक्ट कर लिया, जैसे डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, इंटरजनरेशनल इक्विटी, तो ऐसे वर्ड्स. देन जो वे फॉरवर्ड होता है उसको थीमेटिकली डिवाइड कर लिया, जैसे कि बिहेवियरल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल, या तो स्ट्रैटेजीज़ के लिए कुछ और ऐसे कीवर्ड्स कलेक्ट कर लिए, जैसे पिगमेलियन इफेक्ट हो गया, बैंडवैगन इफेक्ट हो गया, जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस हो गया. एंड दीज कीवर्ड्स हेल्प यू इन मेकिंग योर आंसर लुक लाइक एन एथिक्स आंसर, और वो अगर आपने पहले से पढ़ लिया तो अगेन आप रेप्लिकेट कर पाते हो वो पेपर में. नाउ इन जनरल, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट, आई थिंक क्योंकि मैंने अपने ही नोट्स बनाए एंड आई यूज्ड दीज रेफरेंस मटेरियल्स फ्रॉम टेलीग्राम. आप टॉपर नोट्स भी ले सकते हो, बट इंश्योर दैट यू आर एबल टू मेक दोज टॉपर नोट्स योर ओन, बिकॉज दैट इज़ वॉट विल हेल्प यू इन रिप्रोड्यूस दिस इन द एक्चुअल पेपर. नाउ टू एड्रेस द राइटिंग बिट, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई हैड अ लॉट ऑफ इनर्शिया इन राइटिंग, तो मैंने बहुत सारे आंसर्स नहीं लिखे. इनफैक्ट आई रोट फ्यू सेक्शनल टेस्ट, और एक फुल लेंथ टेस्ट लिखा मैंने फॉर GS 1, 2 and 3, एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट मैंने लिखे फॉर GS 4. Then but I did a lot of brainstorming, and that actually helped me generate arguments in the exam also. Then moving on to the presentation of your answer, इसके लिए मैंने 2 टॉपर कॉपीज़ देखी. एक तो नौशीन की थी, and I was able to take the structure and format from her papers. वो एक साइड ऑफ द पेज पे आधा सर्कल बनाती है, एंड शी यूजेज एरोज टू आंसर. आई कॉल दिस द सन इज आउट अप्रोच, एंड दिस अप्रोच एक्चुअली साइकोलॉजिकली इट हेल्प मी कि कम स्पेस है तो मैं कम शब्दों में अपना आर्ग्यूमेंट कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ. सो दैट ऑल्सो हेल्प मी फिनिश माई पेपर. The second thing was where I looked at Shruti Sharma ma'am's copies, where I followed the argument and example approach, and अगेन बिकॉज मैं न्यूज़पेपर कंपाइलेशंस अच्छे से डिलीजेंटली करती थी, तो एग्जाम्पल्स वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर मी, एंड दैट इज़ वाई आई कुड यूज़ दिस अप्रोच अक्रॉस पेपर्स. नाउ विथ रिगार्ड्स टू टाइम मैनेजमेंट, आई फॉलोड द क्लॉक स्ट्रिक्टली. इससे मेरा पेपर छूटा नहीं, और अगर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते तो उसको मैं पहले सर्कल कर लेती थी, एंड आई वुड कम बैक एंड डू इट टुवर्ड्स द एंड. सो इससे द क्वेश्चंस दैट आई न्यू वेरी वेल, आई वॉज एबल टू गिव गुड फोकस एंड क्वालिटी टाइम इन दैट क्वेश्चन. और फिर बाकी का जिसमें नहीं आता था उसमें अगर कम टाइम भी है, 5 मिनट में भी लिखना है, तो बहुत ज़्यादा नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता था आई थिंक. सो दैट इज़ वॉट आई ट्राई टू डू. देन हम लोगों को होता है कि जो सारे टॉपर्स कर रहे हैं वो तो करके जाना है, क्योंकि like I said, I did very basic preparation. तो सारे टॉपर्स अगर डायग्राम बना रहे हैं IR और जोग्राफी में, तो वो मैंने कोशिश की कि वो मेरे आंसर्स में भी हो. देन वी ऑल्सो हैव कंसर्न्स अबाउट कि अगर आर्ग्यूमेंट नहीं जनरेट हो रहा है तो टॉपर्स ऑल्सो फॉलो सम टेम्पलेट्स. आई पर्सनली डिड नॉट. आई ट्राई टू फोकस मोस्टली ऑन वॉट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. और अगर बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो पा रहे हैं तो जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उसके थ्रू जनरेट किया, जैसे सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो उसको एज अ वर्टिकल दिमाग में रख के आर्ग्यूमेंट्स जनरेट किए. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वर्टिकल, इवैल्यूएशन. इसके लिए मैंने मोस्टली RCA सीनियर्स और पेयर्स पे रिलाई किया. माई फ्रेंड्स कॉपीज़ व माई टॉपर कॉपीज़, वहाँ से मुझे स्ट्रक्चर, कॉन्टेंट, फॉर्मेट, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सब सीखने को मिलता था. Then apart from that, I think self-evaluation is extremely important for your learning curve, for any learning curve in life I think. तो उससे at least in this exam आपको समझ आता है कि examiner का bent of mind क्या है. ऐसी वो ही चीज़ें मैंने लेने की कोशिश की जो मैं replicate कर सकती थी, जो मुझे पता है कि important है, fundamental है. I didn't try to hoard a lot of information, क्योंकि फिर एक तो रिवाइज करना इशू हो जाता है और दूसरा उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर पाते हो, सो यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम ओवर दैट. सो ऑल इन ऑल आई हैड अ वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी. मैंने वही स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़े और उनको लिमिटेड तरीके से ही पढ़ा, बार बार पढ़ा, सो दैट आई कुड रेप्लिकेट. अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन भी मिलता था, आई डिड नॉट होल्ड एवरीथिंग, बिकॉज अगेन आई कुड नॉट रेप्लिकेट इन द पेपर. इसमें आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ वॉट हेल्प्स यू मेक एनी वन एल्स स्ट्रैटेजी योर स्ट्रैटेजी, एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रैटेजी व्हेन यू आर अपियरिंग for this exam. Now moving on to discuss the last stage of the exam, the interview stage. सबसे ज़्यादा डर भी इसी स्टेज में लगता है, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज भी यही है. आई वॉज एबल टू स्कोर 209 in 2025, एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट आई डिड वॉज, सबसे पहले वही जो सारे टॉपर्स एडवोकेट करते हैं, डू योर डैफ वेरी वेल. यू शुड नो द कीवर्ड्स इन योर डैफ इनसाइड आउट, चाहे वो आपका मदर टंग हो, चाहे वो आपकी हॉबीज़ हो, आपका बैकग्राउंड हो, यू शुड नो इट वेरी वेल. आई रिमेंबर spending a lot of time talking with my father over weaving, and then there was a question which was asked in the interview about child labor in Bhadoi, and I was able to impress the board I think, because
I broke the fallacy of this nimble hands that actually is the reason why people do child labor, but it's actually the systemic issues of poverty or lack of educational facilities that actually lead to child labor. So sir was impressed with that. But there are also questions आपके hobbies के बारे में जो आपको इस process में जो आपके DAF में है जिस पर आपको काम करना चाहिए. जैसे I remember I had written theatre, so I spent time talking to professors at NSD. I had written heritage walk, so I remember speaking with heritage walk experts about the heritage of our country. Even though ये सारे question directly मेरे interview में नहीं पूछे गए, I think it's your hobby, it's always more interesting to learn and you must be prepared beforehand because आपको नहीं पता वो क्या पूछेंगे. Then to talk about current affairs because they become very important. मैंने एक ही newspaper पढ़ा and उसी के notes बनाए. Apart from writing some facts, I would also write some opinions or judgments on it so that I had a holistic understanding of that topic. इसके अलावा मैंने सुनने की ज़्यादा कोशिश की. जो स्टैंडर्ड चीज़ें सब सुनते हैं, कट द क्लटर या पालकी शर्मा का द वेंटेज, तो इससे आपका ओपिनियन बन जाता है. यू आर मोर अवेयर एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस दैट इन अ मोर कॉन्वर्जेशनल फैशन. तो वो किया मैंने. देन टू मूव टू मॉक्स, मैंने आई थिंक 4 से 5 मॉक्स दिए होंगे. और बाकी RCA में जो मेरे फ्रेंड्स थे जो इंटरव्यू देने वाले थे उनके साथ मैंने मॉक्स प्रैक्टिस किए थे. व्हाट बिकम्स इम्पॉर्टेंट हियर इज़ द फीडबैक दैट यू गेट फ्रॉम दीज मॉक्स. तो उसके लिए मैंने कुछ क्राइटेरियाज बना लिया था कि कुछ नॉन वर्बल पे है, कुछ आपके कंटेंट पे है, कुछ आपके स्पीच पे है और उस पे कैसे आप काम करते हो टू इम्प्रूव योर स्कोर. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो समथिंग आई बिलीव दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज डूइंग अ SWOT analysis of yourself. Knowing your strengths and weaknesses actually help you understand who you are and who you are becoming. And that idea of self is very important when you walk into that interview room because it gives you a sense of confidence. And that reflects in the way you answer the questions there. There's also apprehensions about the board, so people read up about the boards that they're going to get. I think what that does is that you start molding your personality based on what the board is going to like, and somewhere I feel that lacks the strength of who you are and what got you there. So अभी तक जो आपकी जर्नी होती है वो स्टैंडर्ड्स के लिए आपको प्रिपेयर कर देती है. एटलीस्ट आपको पता होता है what they're expecting. What you actually have to show there is also your authenticity. You have been through various paths in your life और आपके experiences अलग रहे हैं and they are unique and that is what makes you you, right? So this focus on that I think and trust that because the interview board I don't think is looking for the perfect persona. They're looking for who you are and you can only do that if you believe in yourself and believe in who you are, right? So apart from that I think एक तो चीज़ ये आती है कि interview room के अंदर जब आप जा रहे होते हो, so try to stay very calm. And I remember when I was going to go inside the UPSC Bhavan, I plugged in and I was listening to music and I felt a plethora of emotions. Also because आपका पहले वाले अटेम्प्ट में नहीं हुआ होता है इंटरव्यू के बाद, या यू नो दैट यू आर वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर. आई ऑल्सो वॉज रिकॉलिंग, आई रिमेंबर रविंदर सर's lines where he was telling me कि you got it and this is what he told me in 2024 that you got this and you're going to do well. I remember I missed him so much when I was appearing for 2025 interview also because he gave me a sense of ground, he gave me a sense of belief that I could do this. So उन emotions के साथ I remember I was just howling outside the UPSC Bhavan and thankfully my sisters were there, which I cannot be more grateful for. And then coming to when you actually go inside the room, try to have a conversation with them, try to have a positive bent of mind, be grateful, be honest, say things you don't know. I do not know sir, I'm sorry, I'll read up more about it. And have a balanced opinion. Don't mistake it for having no opinion. I think वो भी reward किया जाता है. And know that you cannot control everything. For example, I was very fortunate that a very engaging question was posed to me that I had to negotiate between two panel members who were acting as Zelensky and Putin. So that question itself was so interactive that it set the interview in motion. So that is something I could use, but that's not certain. वो कब आएगा कब नहीं आएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है. So don't focus on that. Think about what you can control and just go with the mindset that you're going to do your best, and I think you're good to go then. So before I conclude, I'll just say a few things. Number one, do your basic very well. PYQs और syllabus को अपनी guiding light बनाएं. Don't have FOMO for everything. जो limited चीज़ें कर रहे हैं वही करिए because that is what you can replicate in the paper. And the exam is not about becoming a master, but you should be able to show that you're a master, right? So उसके लिए replicability बहुत important है. दूसरा, don't be very rigid in your preparation.
आई डिड नॉट हैव पर से कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है. आई हैड माई टारगेट सेट. इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है. यू शुड हैव अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि मुझे इतना पढ़ना और मैं इतने देर में पढ़ लूँगी. I did not have any use of social media policy or no meeting friends policy. Try to find your balance, find what speaks with you. Then there is a lot of over guidance and misguidance in the market. If you have a good mentor, it's good. If you don't, I think topper strategy videos are a good place to find your contour and find your path. So you could look at that. Then to speak about Telegram, I think it is one of the most useful tools in this UPSC preparation, be it for content or guidance. Use it very strategically and I think it will help you. Lastly, to speak about mental health, I think it is extremely important, and because it's a very long journey, it's a marathon where you have to run every day. So try to be surrounded by positive people, try to be surrounded by people who see this shared dream with you, who are there to assist you. For me, it was my family, especially my elder sister, who was always there to give me all kinds of support and give me all reality checks I needed. It was RCA, it was my friends, and I was extremely lucky to see this journey with them. You can also have internal or your own reminders. For example, in 2024 I had Chrome extension for positive quotes, or in 2025 I had a wallpaper which said ki you're the greatest project you're ever going to work on. So have certain thoughts that actually keep you moving, because again it's a very long journey, and to stay on this journey you need good thoughts. So work around it. And with that, I think this is my elongated strategy. Thank you for staying till the end. I will be sharing my answer copies on my Telegram channel soon. I hope it helps you out. And one caveat that please take my strategy not as a rigid template. Use what you're convinced with and feel free to leave the rest. And find your own strategy. That I think that is the best. All the very best to you. And lastly, I would like to thank DKT for having me here and providing me this platform to share my strategy with you. Thank you.